हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी मंसूरी मैम। आपको जैसा कि मालूम है कि हमने पिछली कुछ वीडियो में क्लास 9th के पहले चैप्टर बायोलॉजी के, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के कुछ हेडिंग्स को कवर किया है। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। तो आज हम कुछ आगे के हेडिंग्स को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसके आधार पर कि यानी इसके फीचर क्या है, फिर उसके बाद वो प्रोकैरियोटिक में कैसा व्यवहार करते हैं और यूकैरियोटिक में उसका व्यवहार कैसा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। यानी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में वो केंद्रक झिल्ली नहीं होगी और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है, यानी यूकैरियोटिक में होती है। और केंद्रकीय क्षेत्र यहाँ पर कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रकाभ होता है, यानी केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर यूकैरियोटिक में अस्पष्ट केंद्रक होता है। क्या? अस्पष्ट केंद्रक होता है। और देखते हैं आगे कि कोशिकांग जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यहाँ कैसे होते हैं, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में संगठित अंगक नहीं होते हैं। यानी यहाँ पर संगठित का मतलब होगा कि ये जो चीजें एक ऑर्गेनाइजर्स में काम करती हैं कि एक सीक्वेंस में काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में ये नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संगठित अंगक नहीं होते हैं, एक सीक्वेंस में काम करने वाले अंगक नहीं होते हैं। और जो यहाँ पर होता है कि सभी अंगक उपस्थित होते हैं, यहाँ पर जो सारे अंग हैं वो उपस्थित है, तो ये संगठित अंग होते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक में। तो ये सारे काम सीक्वेंस में करेंगे, एक लाइन में करेंगे। आगे देखिए आकार यानी इसका साइज क्या होगा। यूकैरियोटिक छोटी होती है, यानी यूकैरियोटिक बहुत छोटी है। जैसे हमने बैक्टीरिया देखे, बैक्टीरिया बहुत छोटी होती है, हमें उसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यानी 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर का मतलब है कि 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6। और देखते हैं यूकैरियोटिक में ये बड़ी होती है, ये बड़ी होती है, यानी कि 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है, 100 मीटर तक होती है। और क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम कैसा होता है कि प्रोकैरियोटिक में एक होता है, क्रोमोसोम एक ही होगा, और यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा होते हैं। जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो प्रोकैरियोटिक में एक रहेगी और यूकैरियोटिक में एक से अधिक होगी। अब थर्ड पॉइंट के देखते हैं क्या है कि साइटोप्लाज्म। हमने 2 पॉइंट को यानी फर्स्ट और सेकंड को पार्ट 3 में कवर कर लिया है। तो आप देखेंगे साइटोप्लाज्म को, कोशिका द्रव्य को। यह कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर स्थित एक जेली जैसा तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव्य में कोशिका के अनेक विशिष्ट घटक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण आदि। जो साइटोप्लाज्म होता है ये कोशिका झिल्ली के अंदर होता है और केंद्रक के बाहर होता है। ये जेली जैसा होता है। ये कैसा होता है? जेली लाइक होता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये कोशिका के अनेक, जो कोशिका के विशिष्ट घटक का मतलब यहाँ पे अंगक का हो जाता है। यहाँ पर घटक का मतलब है कि कोशिकांग, कोशिकांगों से ले लेते हैं। घटक का मतलब कोशिकांग। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण और सारी चीजें हैं, ये इसी में रहते हैं, इसी में तैरते हैं। ये यहाँ पर तरल पदार्थ लिखा है ना, तरल का मतलब पानी जैसा होता है। और आगे देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग ना के बराबर होते हैं, यानी कि सिर्फ उसका अभाव होता है। और इनके कार्य कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। यानी जो प्रोकैरियोटिक के कार्य होते हैं, जो कार्य होते हैं, इसके कार्य ये इसके द्वारा किया जाता है, कोशिका द्रव्य के द्वारा किया जाता है। साइटोप्लाज्म के द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कार्य किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है कि कोशिका के अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस इसी कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। यानी
जो कोशिका में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। जितनी वो केमिकल रिएक्शंस उसी में होगी। मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीजें जैसे कि आपको याद रखने के लिए मैंने नोट्स में लिख दी है। तो यहाँ लिखा है कि यह कोशिका का वह कार्य क्षेत्र है, यानी कार्य क्षेत्र का मतलब यहाँ पर है कि वर्किंग एरिया। कार्य क्षेत्र का मतलब वर्किंग एरिया, जहाँ कोशिका के सभी अंगक तैरते हैं। अंगक का मतलब ऑर्गन कहाँ वही तैरेंगे। ये तरल पदार्थ मैंने बताया ना, वहां तैरेंगे। तो और कोशिका के जीवित रहने के लिए जरूरी सारी रासायनिक क्रियाएं यही होती है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे से। सबसे अंगक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे थे ना, चलिए इसको डीपली पढ़ लेते हैं। क्या है सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिका अंगक को डीपली पढ़ लेते हैं। तो क्या है, जटिल कोशिकाओं को अपनी विभिन्न उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को अलग अलग रखने और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए इन झिल्ली युक्त छोटी संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। इन कोशिकांगों की उपस्थिति ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती है। उदाहरण देखते हैं क्या है कि अंतःद्रव्य जालिका, दूसरा है गोल्गी उपकरण यानी गोल्गी ऑपरेटर, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा है प्लाज्मिड्स और छठा है रसधानी। इसको समझते हैं कैसे। उपापचयी का मतलब समझते हैं। उपापचयी क्या है? उपापचयी का मतलब होता है कि जीवों के शरीर में जितनी रासायनिक क्रियाएं हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं उपापचयी। तो आगे क्या है, कुशलता पूर्वक। यहाँ पर कुशलता पूर्वक का मतलब है कि सही ढंग से करना। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग रखने और सही ढंग से करने यानी करने या चलाने के लिए इन झिल्ली युक्त, यानी ये जो सारी है ये झिल्ली है, इन पे झिल्लियां पड़ी हैं। तो ये कोशिकांगों की आवश्यकता होती है, यानी ये संरचना है। ये एक कोशिकांग एक संरचना है। आगे दिया है कि कोशिकांगों की उपस्थिति यानी कि जब इसकी उपस्थिति के आधार पे हम पता लगाते हैं कि ये कोशिका यूकैरियोटिक की है या प्रोकैरियोटिक की है। अभी हमने पढ़ा कि कैसे पता लगाते हैं, तो उसके न्यूक्लियस के आधार पर कि न्यूक्लियस डेवलप्ड है कि नहीं डेवलप है, और उसके केंद्रक झिल्ली है या नहीं है, इसके आधार पे हम लोग ये पता लगाते हैं। ये फर्स्ट उदाहरण को देखते हैं। क्या है, अंतःद्रव्य जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसको ER के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोल देते हैं। E का मतलब इंडोप्लाज्मिक और R का मतलब रेटिकुलम। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, यह दो प्रकार की होती है। देखते हैं कौन है। पहले यह खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका यानी रफ होती है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और दूसरी होती है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका यानी स्मूथ होती है, स्मूथ यानी ER का मतलब आप समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। RER का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। यानी खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका को जब सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो खुरदरी दिखाई देती है। खुरदरी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। सेकंड को देखते हैं। SER का मतलब आप समझते ही हैं। यह वसा लिपिड के अणुओं को बनाने में सहायता करती है या कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है।
यानी ये लिपिड्स के अणु को बनाएगी, लिपिड्स के अणु को बनाने में मदद करेगी। वो प्रोटीन संश्लेषण करने में मदद कर रही थी। कौन? अपनी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, आपने पढ़ा है पीछे ना, कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पर क्या कह रहा है? और कह रहा है पदार्थों के परिवहन में। परिवहन का मतलब है कि पदार्थ के एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने का। तो कौन करता है? नली के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आगे देखते हैं क्या कि कशेरुकी जंतुओं के यकृत में SER दवाओं और जहरों को निराविष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ कशेरुकी का मतलब क्या है? कशेरुकी का मतलब होता है वो जीव जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये जिन जीवों में रहेगी उसे कशेरुकी कहेंगे। जैसे हम लोग, मेढक, मछली, इन आदि चीजों में रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसी को कशेरुकी कहेंगे। तो उन जंतुओं के यकृत में जो दवाओं होती हैं, दवाओं और जहरों को निराविष्ट यानी डिटॉक्सिफाई कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कौन? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी उपकरण, गोल्जी ऑपरेटर्स को देखते हैं। क्या है कि गोल्जी उपकरण की खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समान रूप से व्यवस्थित रहती है, जिसे कुंडिका कहते हैं। गोल्जी उपकरण का मुख्य कार्य पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग करना है। यह सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनाती है और लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गोल्जी ऑपरेटर या गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। कौन की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब आगे देखते हैं कि यहाँ एक दूसरे पर समान रूप से व्यवस्थित होने का मतलब क्या होता है। यानी कि हमने जब डायग्राम, अगर हम आगे देखेंगे कि ये एक दूसरे पे इस तरीके से व्यवस्थित होंगे, इस तरीके से ये एक दूसरे पे ऐसे ये रहेंगे। यही हम लोग देखे थे। यही था क्या? गोल्जी उपकरण था। ऐसे एक दूसरे पे व्यवस्थित होते हैं। अब यहाँ पर पदार्थों का संचयन का मतलब क्या होता है? संचयन का मतलब होता है स्टोरेज पदार्थ को इकट्ठा करके रखना। रूपांतरण का मतलब होता है कि बदलाव करना। किसमें? ये प्रोटीन और लिपिड्स में बदलाव करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा है ना कि शर्करा से, सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा, यानी ये सामान्य शर्करा, जैसे सामान्य शर्करा में प्लस करती है प्रोटीन। क्या? प्रोटीन को प्लस करती है, तो प्रोटीन क्या बन जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है। तो वैसे ही ये सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा, यही मतलब है कि ये सामान्य शर्करा थी, ये समान प्रोटीन को जोड़ा इसमें, फिर क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन बन गई। पैकेजिंग का मतलब होता है, यहाँ पैकेजिंग का मतलब होता है पैक करना, यानी पुटिकाओं में बंद करना। यानी जब ये ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह सारी चीजें बन जाती है, तो इसको एक पुटिकाओं में बंद कर देता है गोल्जी उपकरण। बंद करने के बाद ये क्या करता है कि कोशिकाओं के अंदर या कोशिकाओं के बाहर जहाँ इसकी जरूरत होती है, वहां पर ये गोल्जी उपकरण भेज देता है। नेक्स्ट लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के कोशिकाओं के टूटे फूटे भागों को पचा करके कोशिका को साफ करते हैं। लाइसोसोम में बहुत अधिक शक्तिशाली पचाने वाली एंजाइम होती है। यानी लाइसोसोम जो कोशिकाओं में कचरे होते हैं, यानी कि कोशिका के टूटे फूटे भाग को ये पचाती है, पचा करके यानी साफ रखती है कोशिका को। आगे देखते हैं कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में रुकावट के कारण जब कोशिका मृत यानी डेड हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाती है
और अपने ही कोशिका को पचा देती है। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग भी कहते हैं। यहाँ पर चयापचय का क्या है? अभी हमने जैसे वहां पर उपपचय और चयापचय दोनों एक ही प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, वहां पर भी था मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर है, लेकिन हिंदी में इसे दो नामों से जाना जाता है, चयापचय, उपपचय, दोनों प्रक्रिया सेम है। तो जब रुकावट होती है इसमें तो ये कोशिका डेड हो जाती हैं, कोशिकाएं मर जाती हैं। तो क्या करता है लाइसोसोम, क्या करता है फट जाता है, अपने आप को फाड़ देता है। तो जो उसके एंजाइम होते हैं वो कोशिका को क्या करते हैं पचा देता है। तो पचाने से इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां होती हैं, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक अंदर की ओर मुड़ी होती है। आगे देखते हैं, यह बहुत अनोखा अंगक है क्योंकि इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे यह कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी बिजली घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। एनर्जी किसके रूप में देता है? एटीपी के रूप में देता है, एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां होती हैं और बाहरी झिल्ली क्या होती है? छिद्रित होती है, छिद्रित। और भीतरी झिल्ली होती है वो क्या होती है? मुड़ी होती है। और यह माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अनोखा अंग है। यहाँ पे बोला ना माइटोकॉन्ड्रिया अनोखा अंग है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, जिसकी मदद से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन खुद ही कर लेता है, प्रोटीन खुद ही बना लेता है। आगे देखते हैं पांचवा प्लास्टिड। प्लास्टिड्स का क्या मतलब होता है? प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह मुख्य दो प्रकार की होती है। क्या है? पहली क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब रंगीन होगा, रंगीन प्लास्ट, और ये श्वेत होगा, ये श्वेत तथा रंगहीन, रंगहीन यानी इसमें रंग रहेगा और ये रंगहीन भी हो सकता है और श्वेत भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं क्रोमोप्लास्ट को। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें क्लोरोफिल के अलावा पीले या नारंगी रंग के वर्णक पाए जाते हैं। पहले यहाँ हम वर्णक का मतलब समझते हैं। वर्णक का मतलब होता है कि रंग देने वाला, यानी किसी चीज को रंग देने वाला। वर्णक यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा होता है। तो यहाँ पर ये हरा रंग देगा, और इसके अलावा लाल, पीला या नारंगी ये वर्णक होते हैं, ये अलग अलग रंग दे सकते हैं। आगे देखते हैं हम सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट को देखते हैं। क्या है कि यह प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ आते हैं। प्लास्टिड की भीतरी संरचना में झिल्ली वाली कई परतें होती हैं जो स्टोमा में स्थित होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। और इसको समझते हैं कि प्राथमिक रूप से अंगक का मतलब क्या है? कि ये अपने आप में खुद एक अंग है, ये कहने का मतलब है कि। और आगे देखिए संरचना, इसकी भीतरी संरचना कैसी होती है?
झिल्लियों वाली कई परतें होती है, इसमें झिल्लियों वाली कई परतें होती है। और ये कहाँ स्थित होती है? स्टोमा में। कहाँ? स्टोमा में होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से इसमें भी डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। इसका जैसे कि इंसानों में माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मगर यहाँ ल्यूकोप्लास्ट में भी डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। छठी पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट है रसधानी, वैक्यूल। इसको देखते हैं क्या है कि रसधानी कोशिकाओं के अंदर छोटी छोटी थैलियों की तरह होती है। इसका कार्य ठोस या तरल पदार्थों को अंदर जमा करके रखना है। जंतुओं की कोशिकाओं में ये बहुत छोटी होती हैं, जबकि पादप यानी पौधे की कोशिकाओं में यह बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रकीय रसधानी यानी जो बीज की होती है, बीज की जो केंद्रकीय रसधानी यानी बीज की रसधानी इतनी बड़ी होती है कि पूरी कोशिका की आधी से ज्यादा अकेले ही ले लेती है, यानी 50 से 90% यही ले लेती है कोशिका की जगह। जैसे जंतु कोशिका यानी जंतु एनिमल्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। कोशिकाओं की ये जो रसधानी होती है ये इसमें बहुत छोटी होती है, लेकिन प्लांट में, पौधों में ये बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। कौन? बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जैसे हमने देखा कि ये 50 से 90% तक जगह पूरी यही कवर कर लेती है। आगे है पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाओं को स्थिति तथा कठोरता प्रदान करती है। अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन रसधानियां अपने अंदर रखती हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अमीबा एक कोशिका वाले छोटे जीवों में एक खाद्य रसधानी यानी फूड बैग होता है। आगे देखते हैं क्या है। एक कोशिकीय जीवों में रसधानियां शरीर का अतिरिक्त जल तथा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने में भी मदद करती है। क्या करता है कि पादप कोशिकाओं में जो होती है वो कोशिका द्रव्य कहाँ भरा रहता है? रसधानियों में होता है। कहाँ? रसधानियों में होता है। यहाँ पर स्फीति का मतलब होता है कि कोशिका फूल जाती है, फूलना, और उसको फूलना और उसको कठोरता प्रदान करना। ये कौन करता है? रसधानियां करती हैं। और रसधानी क्या करती है? अमीनो अम्ल और शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल को अपने अंदर क्या करती है? अंदर रखती है। क्या करती है? रसधानी अपने अंदर रखती है। ये जो अमीबा होता है, अमीबा ये क्या है? एक कोशिकीय जीवों का क्या होता है? खाद्य रसधानी होता है, फूड बैग होता है ये। और आगे देखते हैं कि ये जो रसधानियां होती हैं ये क्या करती है? अतिरिक्त यानी कि फालतू जो जल और जो पदार्थ वगैरह होते हैं उसको क्या करती है? बाहर निकालती है। कहाँ से? शरीर से बाहर निकालने का में मदद करती है ये। तो आज हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके डायग्राम पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं इस पे बना दूंगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।